आज हम पढ़ेंगे शब्द, पद और पदबंध। अब सबसे पहले हम देखेंगे शब्द। शब्द किसे कहते हैं या शब्द में कौन कौन से मूल भाव होते, शब्द बनते कैसे हैं, तो इनको हम कुछ इन पॉइंट में देखेंगे। भाषा में शब्द का विशिष्ट स्थान है। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। शब्द और अर्थ में नित्य संबंध माना जाता है। शब्द सार्थक होते हैं और भाषा विशेष के वर्णों के विशिष्ट क्रम से बनते हैं। शब्द वस्तु, विचार या भाव को अभिव्यक्त करते हैं। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द सार्थक ध्वनि समूह होता है। शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। अब इन बिंदुओं के आधार पर हम इसकी परिभाषा बनाते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार है कि एक या अधिक वर्ण समूह से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाते हैं। यानी एक या अधिक वर्णों के समूह से जो स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह बनते हैं वो शब्द कहलाते हैं, जैसे पुस्तक, मेज, घर, कमरा, दूध, पानी आदि। ये तो थी हमारी शब्द की परिभाषा। अब शब्दों का वर्गीकरण किसने आधार पर, तो सबसे पहला है शब्दों का वर्गीकरण उच्च स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हुआ है। उसमें है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द यानी वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं और बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, मातृ, पितृ, सूर्य आदि। तद्भव शब्द वे संस्कृत शब्द जो हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आग, माता, पिता, सूरज आदि। देशज शब्द जो शब्द साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित है और संस्कृत या किसी अन्य भाषा से नहीं बल्कि भारत में प्रचलित अन्य बोलियों से लिए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे जूता, लड़का, डिबिया, खिड़की, खड़ाऊ, झाड़ू, झुग्गी आदि। विदेशी शब्द ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में लिए गए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे मशीन, स्कूल, पेंट, चश्मा आदि। ये थे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हम देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके खंड करने पर कोई अर्थ न निकलता हो तथा जो परंपरा से कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हो तो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे कल, कपड़ा, आदमी, घर, घास, पुस्तक, घोड़ा, हाथ, पैर, रोटी आदि। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने हो और जिनका अलग अलग अर्थ भी निकलता हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे देश प्लस भक्ति, देश के लिए भक्ति, घोड़ा प्लस सवार, घुड़सवार। तो ये यौगिक शब्द हैं। योग रूढ़ शब्द कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें रूढ़ तथा यौगिक दोनों शब्दों की विशेषताएं होती है। इसका अर्थ यह है कि यौगिक शब्दों के समान इनके सार्थक खंड यानी टुकड़े किए जा सकते हैं और रूढ़ शब्दों के समान इनका एक विशेष अर्थ होता है, जैसे हिमालय, पीताम्बर, दशानन, पंकज, जलद आदि। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। थर्ड है प्रयोग के आधार पर। फर्स्ट है सामान्य शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द जो सामान्य जनता द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में बोलचाल के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे सामान्य शब्द कहलाते हैं, जैसे घर, मकान, साइकिल, जन, मोती, दाल आदि। दूसरा है पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। पारिभाषिक या तकनीकी शब्द वे शब्द हैं जो ज्ञान, विज्ञान या विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें तकनीकी शब्द भी कहते हैं, जैसे विज्ञान में उत्पाद, भौतिकी, नाभिकी, प्रतिध्वनि आदि। इसी तरह वाणिज्य क्षेत्र में अंकित मूल्य, अधिकार पत्र, अर्थशास्त्र, सीमा शुल्क आदि। प्रशासन में आते हैं तो अधीक्षक, प्रतिहस्ताक्षर, कार्यकारी, स्थानांतरण आदि। थर्ड है इसका अर्ध परिभाषिक या अर्ध तकनीकी शब्द। अर्ध परिभाषिकी और अर्ध तकनीकी शब्द वे शब्द हैं जिनका प्रयोग सामान्य तथा
विशेष दोनों रूपों में होता है। अर्ध तकनीकी या अर्ध परिभाषिक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों का विशेष तथा सामान्य जीवन में अलग अलग अर्थ होता है। अब नाटक शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में हल्ला मचाने, शोर करने, जोर जोर से रोने, तमाशे करने आदि के लिए किया जाता है, लेकिन साहित्य में इसका प्रयोग साहित्य की एक विधा के लिए किया जाता है। ऐसे अन्य शब्दों में रस, विधायक, रास, चुनाव, कानून, कविता आदि शामिल हैं। अर्थ के आधार पर है एकार्थी। अर्थ के आधार पर है एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची और विपरीतार्थी या विलोम शब्द। एकार्थी यानी जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जा सकता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। एकार्थी शब्दों का एक ही अर्थ होता है और अधिकांश शब्द विशेषकर व्यक्तिवाचक संज्ञाएं इसी श्रेणी में आती हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों के लिए किया जा सकता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थों के लिए किया जाता है। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ में समानता है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अंधेरा है तो अंधकार, तिमिर, तम, ये इसके पर्यायवाची हैं। विपरीतार्थक या विलोम शब्द, जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अनुराग, विराग, अपना, पराया, ज्ञान, अज्ञान आदि। ये थे शब्दों का वर्गीकरण। फिफ्थ है इसका व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। हमने 4 देखे। फिफ्थ है हमारा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द यानी वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों के 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द यानी वे शब्द जिनके रूप में किसी भी कारण से विकार नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों के 4 भेद है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम देखेंगे पद। कोई शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, क्योंकि वह वाक्य के लिंग, वचन, कारक, क्रिया के काल, पुरुष आदि के नियमों में से बंध जाता है। व्याकरण के नियमों में बंध जाने पर उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो जाता है। ऐसी अवस्था में शब्द न रह करके पद बन जाता है। अब हमने ऊपर देखा था कि शब्द किसे कहते हैं, तो एक या अधिक वर्ण समूह से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाते हैं। अब वही शब्द क्या है, जब वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते हैं तब तक तो वो स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो वाक्य के नियमों से बन जाते हैं। अर्थात उन वाक्य भी क्या है कि उन शब्दों पर वाक्य की लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के नियमों से बन जाते हैं। तो व्याकरण के नियमों में बन जाने पर उन शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है और ऐसी अवस्था में वो शब्द नहीं रह करके पद बन जाते हैं। जैसे मैंने शब्द लिए हैं लड़का, डंडा, कुत्ता, मार, ये चारों शब्द हैं। पर जब इन चारों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, यानी जब इन चारों शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो इसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया और वाक्य बन गया। यानी जब मैंने इन चारों शब्दों से कोई वाक्य बनाए तो इन शब्दों के स्वरूप में भी परिवर्तन हो गया। यहाँ जब तक लड़का एक स्वतंत्र शब्द है, डंडा स्वतंत्र है, कुत्ता स्वतंत्र और मार स्वतंत्र है, लेकिन अब इनसे जब वाक्य बनाया तो लड़के ने डंडे से कुत्ते को मारा, तो यहाँ पर वाक्य के अंदर लिंग, वचन, कारक का इन पर प्रभाव पड़ा और इनके स्वरूप में परिवर्तन आया, तो ये पद है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वह पद बन जाता है। यानी कोई शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह शब्द नहीं रह करके पद बन जाता है। अब हम देखते हैं शब्द व पद में
क्या अंतर है? तो पहला अंतर है कि शब्द वर्णों से शब्द बनते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं, और इधर पद है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। यहाँ पर वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और यहाँ पर जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो पद कहलाता है। दूसरा है शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, क्योंकि वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द वाक्य के नियमों से मुक्त होता है, यानी उस पर किसी प्रकार का कोई वाक्य के नियम नहीं होते हैं, इसलिए ये भाषा की स्वतंत्र इकाई है। पद भाषा की बद्ध इकाई है, बद्ध इकाई यानी कि बंधी हुई इकाई है, वाक्य के अंतर्गत होने के कारण शब्द भाषा के नियमों से बंधा होता है, इसलिए ये बद्ध इकाई है और ये स्वतंत्र इकाई है। थर्ड है स्वतंत्र होने के कारण शब्द का प्रयोग कोश में किया जा सकता है, यानी डिक्शनरी में इसका प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि ये स्वतंत्र है। वाक्य के नियमों में बंधे रहने के कारण इन पद का प्रयोग कोश में नहीं हो सकता है, यानी इन्हें डिक्शनरी में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। डिक्शनरी में हम सिर्फ शब्दों को देखते हैं, पद को नहीं देखते। चौथा है शब्द का मूल अर्थ एक होता है, यानी शब्द का एक ही अर्थ निकलता है, लेकिन जब वाक्य में प्रसंगानुसार एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, यानी जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो प्रसंग के अनुसार उस शब्द के अनेक अर्थ भी हो सकते हैं। फिर है शब्द को शब्द रूप नहीं कह सकते, क्योंकि शब्द स्वतंत्र है, उस पर किसी भी वाक्य के पदों का कोई नियम उस पर प्रभावित नहीं होता है, यानी उसमें बदलाव नहीं ला सकता है, इसलिए शब्द स्वतंत्र होते हैं, इसलिए शब्द को शब्द रूप नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें रूप परिवर्तन करने वाले प्रत्यय नहीं लगते हैं। लेकिन पद को शब्द रूप भी कहते हैं, क्योंकि उसमें रूप साधक प्रत्यय लगे होते हैं, इस कारण से पद को शब्द रूप भी कह सकते हैं। फिर हम देखते हैं पद के प्रकार। पद के हिंदी में 5 प्रकार के पद होते हैं। पहले है संज्ञा, यानी संज्ञा तो हम सभी जानते हैं कि इसकी परिभाषा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसी तरह से सर्वनाम है। सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, वह, तुम, यह, हम, वे, जो, जिस, कौन, किस आदि। इसके भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। इसी तरह से विशेषण। विशेषण जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते या विशेषता प्रकट करते हैं, वे शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे सुंदर, मोटा, काला आदि। अब विशेषण के भेद हैं, तो पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। चौथा इसका पद का भेद है क्रिया। क्रिया यानी जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराता है या बोध कराती हैं, वे क्रिया कहलाती हैं। यानी जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं, वे क्रिया कहलाते हैं। तो क्रिया 2 प्रकार की हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। 5वां इसका पद का भेद है अव्यय। अव्यय यानी वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण विकार उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय कहलाते हैं, जैसे अब, यहाँ, वहां, क्यों, कैसे, इसलिए, तथा, और, जब आदि। अव्यय के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक।